हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज सैटरडे है, कुछ अलग करते हैं। तो आज सैटरडे में करंट अफेयर में बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति की। इसकी शेयर कराते हैं आज आपको। तो चले ब्लू रेवोल्यूशन के बाद में करेंगे। आपने बहुत सारे रेवोल्यूशन देखा होगा, आपने ग्रीन, येलो, ब्राउन, ये सारे, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन अब बोलेंगे ये कैसे है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में टॉपिक है और इसकी एडिटोरियल भी आई है, आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और इससे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। तो चाहे जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं वो आंसर राइटिंग में आपसे पूछ सकते हैं। तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, पहले तो यही हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपकी जो नीली क्रांति है ये है फिशरी सेक्टर के लिए, राइट। अब और कैसे पूछ सकते हैं, वो हाउ हैज इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। इनकी क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब बोल सकते हैं इसको जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, इसकी जीडीपी में इंक्रीज कितना, ग्रोथ कितना इकोनॉमी में करता है, इसका डेवलपमेंट कितना करता है। और कैन यू प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ, आपको एग्जाम्पल कोट करना होगा। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव की, कौन से पॉलिसी एंड प्रोग्राम है, इसको हम बजट से उठाएंगे और सर्वे से उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि तभी तो इतने अच्छे आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा बूस्ट बनेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस लाते रहेंगे। तो चले, तो सबसे पहले अब ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये होता क्या है ब्लू रेवोल्यूशन in India? refer to the comprehensive और integrated development of fisheries sector। ये फिशरी सेक्टर के लिए ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, तो उसी प्रकार ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या देखा था, मिल्क के लिए, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपकी फिशरी सेक्टर के लिए है इन द कंट्री। इट एम टू, क्या एम क्या है, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस। सस्टेनेबल स्टूडेंट आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप बजट करोगे या इकोनॉमी में जो भी चीज़ है ना, आपको हर चीज़ लिंक मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरे बजट अगर बात करें तो पूरे बजट में ये वर्ड है ग्रीन, ग्रीन करना है इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ग्रीन बैंकिंग आ रहा है, ग्रीन जीडीपी आ रहा है। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट। ये है प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव द सोशल इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक, सोशली क्या होती है माइंडसेट, इकोनॉमी क्या कॉस्ट, पैसा, मनी, राइट। तो माइंडसेट से भी बहुत सारी और उनकी कंडीशन, मतलब फिशरमैन की और कोस्टल कम्युनिटीज की। तो यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वैसे ही फिशरी सेक्टर की उसकी सोशल इकोनॉमी कंडीशन और उनकी लिवलीहुड को क्या करना है, प्रमोट करने या इंक्रीज करने, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या हुआ, आया है ब्लू रेवोल्यूशन। और ये अच्छा खासा क्या है, कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, अच्छा खासा। अब कैसे है, कोई डाटा और फैक्ट है, तो चलिए डाटा और फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, What are the status of fisheries sector in India? अब क्या है, हमें इकोनॉमी में जब भी राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग, तो हमने क्या देना है, डाटा देना है। डाटा के बिना आपका क्या आंसर अधूरा होगा, चाहे कितनी मर्जी आप अच्छे इंग्लिश या अच्छे वर्ड्स लिख के जाएं। अगर आप डाटा नहीं देते हैं, जैसे आप लोग मास्टर या ग्रेजुएशन इकोनॉमी से करते, तो हमें इंडियन इकोनॉमी में डाटा मेंशन करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाटा। वहाँ तो फिर भी चल जाता, और यहाँ पे एक्यूरेट डाटा होगा स्टूडेंट, एक्यूरेट डाटा। तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा, राइट। तो ये देखते हैं क्या है। एज द थर्ड लार्जेस्ट fish production and the second largest aquaculture producer globally, India recognized the significance of fisheries and aquaculture industries। अब ये क्या कह रहा है, अगर बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट क्या है, फिश प्रोड्यूसर में थर्ड लार्जेस्ट, और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या होता है अभी दिखाते हैं आपको, हम उसमें सेकेंड लार्जेस्ट है, राइट।
वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी क्या पोजीशन है, थर्ड लार्ज हम हैं किसमें, फिश प्रोड्यूसर में और एक्वाकल्चर। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे आर्टिफिशियली फिशरीज को क्या डेवलप बनाया जाएगा, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जाएगी आर्टिफिशियल। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे पॉन्ड बनाया, जैसे हॉर्टिकल्चर होता है ना, वैसे ही ये पॉन्ड बनाया जाएगा और इसमें क्या होगी, प्रोडक्शन होगी फिशरीज की आर्टिफिशियली, राइट। तो ये होती है एक्वाकल्चर, जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे देखिए तो हमारी एक्वाकल्चर की कैसे कैसे इंक्रीज, 1986 में 23%, 1996 में 33%, और ऐसे ऐसे अगर हम 2030 को देखें तो हमारा मोटिव है 62% हम एक्वाकल्चर में क्या करें, प्रोडक्शन फिशरीज को इंक्रीज करें, राइट। अब देखें कि एक्वाकल्चर में किस फिशरीज को ज़्यादा देखा जाता है, तो रोहू, काटला और मृगल्स अगर देखें, दूसरा वाइट लैग हो गया, पेंग्रीसियस है जो है, वो सारे क्या हैं, हमारे एक्वाकल्चर स्पीसीज हैं, राइट। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से हैं और इसमें डाटा क्या है। नेक्स्ट अब देखिए, इन द इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड सनराइज सेक्टर। सनराइज एक होता है इंडस्ट्रीज, सनसेट इंडस्ट्रीज, और एक होता है सनराइज इंडस्ट्रीज। दोनों में आपको मैं बताऊं, बहुत बार इसको आप सुनने को मिलेगा। सनराइज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रहती हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हमारे इकोनॉमी में, और सनसेट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी ग्रोथ जो क्या हो रही है, पिछड़ रही हैं, उनका कोई डेवलपमेंट या फिर उसका कोई भी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी हैंडलूम सेक्टर जो है वो सनसेट सेक्टर या इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो जो फिशरीज है वो सनराइज सेक्टर है, क्योंकि इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है, राइट। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जिसपे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी में, राइट। अगर देखें फिश प्रोडक्शन रीच ऑल टाइम, अगर देखें तो 16.25 MMT, राइट। अगर हम यहाँ पे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डाटा कब है, 2021-22। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है स्टूडेंट। ये अगर आपको दो कभी भी, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, ये मैम क्या, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, राइट। तो मरीन एक्सपोर्ट जो है, मरीन, अब इनलैंड और मरीन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसने टच किया है 57,586 करोड़ का, ओके। अब मरीन और इनलैंड क्या होती हैं फिशरीज, वो भी बात करेंगे। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो अगर थर्ड हम क्या है, फिश प्रोड्यूसर हैं, सेकंड हम क्या है, एक्वाकल्चर देख ही लिया कि हम कैसे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं डेज बाय डेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये सिग्निफिकेंट हमारा, और ये सनराइज सेक्टर माना जाता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है, और कितनी प्रोडक्शन हुई है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम और देखते हैं और क्या है। अब देखिए कि कौन सी राज्य हैं या कौन सा स्टेट है कि जिसमें ज़्यादा फिशरी प्रोडक्शन होती हैं। जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। अब इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनलैंड और क्या होता है, ये देखिए इनलैंड फिश और मरीन फिश क्या होती हैं। अगर कोई लेक में या पोंड में या रिवर में देखे तो वो इनलैंड क्या होती हैं, फिशरीज। अगर मरीन की बात करें तो अगर आप सी और ओशन में जाके फिशरीज को ले रहे हैं तो हमारा वो हो जाता है मरीन, राइट। और ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, फिलहाल ही जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने यहाँ पे फिशरी सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने आर्टिकल लाया है, बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगी इसको जाके पढ़े, वहीं से यहाँ पे डाटा लिया गया है, राइट। तो ये आपका न्यूज़ में था, इसीलिए करंट अफेयर में इंक्लूड। तो आपको ये समझ आ गया इनलैंड और मरीन फिशरीज प्रोडक्शन क्या होती हैं। फिर से रिपीट करते, इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन वो होती हैं जहाँ पे लेक, पोंड और रिवर से क्या होती हैं, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन होती हैं या फिशेस को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट वो अगर मरीन की बात करें तो अगर सी और ओशन से लिया जाता है, प्रोडक्शन होती है फिशरीज की, उसको हम मरीन। तो हमारे इंडिया में फिशरीज इनलैंड और मरीन में कौन आगे हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका डाटा था, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारी है, जो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ये इनलैंड फिशरी में हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, राइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है इनलैंड में। अगर हम देखें गुजरात जो है वो मरीन, यहाँ पे पिक्चर भी है, गुजरात जो है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये आंध्र प्रदेश भी मरीन जो है फिशरी प्रोडक्शन में टॉप है, टॉप स्टेट्स हैं, राइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिशरी स्टेट्स हैं, राइट। नेक्स्ट और देखते हैं और क्या है, बहुत डाटा, और क्या डाटा है यहाँ पे देखिए, राइट। अब देखते हैं महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो कोस्ट लाइन 720 किलोमीटर का क्या करता है, कोस्ट लाइन, जो क्या है पोर्ट से जुड़ी हुई है, कोस्ट लाइन 720। और इसमें यहाँ कर देखें तो इसकी पोटेंशियल फिशरी सेक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। ये रैंक होता है 7th, मतलब स्टेट वाइज हम देखें तो इसका रैंक जो है 7th इन फिश प्रोडक्शन। तो महाराष्ट्र जो कि इतने कोस्ट लाइन 720 किलोमीटर का कोस्ट लाइन क्या करता है, एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन कवर करता है, और ये 7th लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन है, राइट। अब देखें यहाँ पे देखिए जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग 82% मरीन फिशरीज, राइट, जो ओशन में जाके करती हैं, और इनलैंड फिशरीज वो है 18%। तो यहाँ पे देखिए मरीन में 82% और इनलैंड में 18%। वही अगर गोवा की बात करें तो 104 किलोमीटर कोस्ट लाइन ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, और ये भी मरीन फिशरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो टॉप जो है वो आंध्र प्रदेश है, इनलैंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है मरीन, राइट। उसके बाद महाराष्ट्र आप डाटा लिख सकते हैं, आप गोवा के भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी स्टेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन में कर रही हैं और हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब चलते हैं, ये हमारा डाटा हो गया, हमारा मीनिंग हो गया। अब क्या है नेक्स्ट हमारा है की फीचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इंक्लूड। अब कौन सी ऑब्जेक्टिव है, ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव किया कि हमारी जो ब्लू रेवोल्यूशन है या फिशरी सेक्टर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट और इतनी ज़्यादा जो है ग्रोथ कर रही हैं। तो फर्स्ट है एनहांसिंग द फिश प्रोडक्शन। कैसे एनहांस किया, कैसे इंक्रीज किया, किसकी कैसे वृद्धि हुई है वो देखेंगे। तो ब्लू रेवोल्यूशन फोकस इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन थ्रू वेरियस, कैसे कैसे, मॉडर्न फिश टेक्निक्स। मतलब पहले क्या था, बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्निक्स था, अब हम उसमें क्या, मॉडर्नाइजेशन। कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ बहुत 10 घंटे पकड़ने में लगता था फिशरी, उसको हम 1 घंटे में पकड़ लेते हैं, टेक्निक्स लेके आए, राइट। एक्सपेंडिंग एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर आपने देख ही लिया, हम उसमें कितना ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इम्प्रूविंग द फिश ब्रीडिंग हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, जो हमने एक्वाकल्चर किया उसमें आर्टिफिशियल फिश की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सब इंक्रीज हुआ है। तो हमने फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या क्या, ये की पॉइंट्स लिखेंगे आप। प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, कैसे सस्टेनेबल, कि क्या है कि विदाउट एनी एनवायरनमेंट को हार्म किए हुए क्या है, फिश की प्रोडक्शन। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए आपको वर्ड, तो स्टूडेंट ये या फिर ग्रीन वर्ड आए तो कभी मत समझिएगा कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। मीन्स कि आप वो चीज़ कर रहे हो, या जीडीपी मान लो, जीडीपी इंक्रीज कर रहे हो विदाउट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए बिना क्या कर रहे हो, अपने जीडीपी का ग्रोथ कर रहे हो। तो द इनिशिएटिव एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है बट एनवायरमेंट को क्या करना है,
इफेक्ट नहीं करनी है। कैसे? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैप्चर फिशरीज एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म, ये क्या हो, लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल भी होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि क्या क्या चीज़ें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, राइट। कि अगर आपको फिश है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए फिश मार्केट्स लाइक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, तो ये सब चीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। स्किल डेवलपमेंट की आप कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब स्किल डेवलपमेंट। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये होता है स्किल डेवलपमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग पहले हम बहुत कम करते थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे एक्वाकल्चर में आपने देखा कि टाइम टू टाइम कैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं परसेंटेज को, राइट। और 2030 तक हमने कितना अचीव करना है, तो ये क्या है, हम अपनी पोटेंशियल, हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। देखिए, तो एनहांस टेक्निकल स्किल, नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस और एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटीज, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर की हाँ, कि यहाँ पे भी लोग जाए। पहले फिशरी सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था, उनको इनकम आती नहीं थी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आई हैं। कैसे, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखें, बात करें एसेस टू क्रेडिट और इंश्योरेंस, मतलब फिश प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन देती है। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारी लोन देती है। ये मैं आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव में बताऊंगी, बजट में लिखा हुआ है। तो ब्लू रेवोल्यूशन एम क्या था, अफोर्डेबल क्रेडिट फैसिलिटी और विदाउट एनी कोलेटरल, कि जो लोग हैं, जो फिशरमैन है, वो ज़्यादा क्या ले, लोन ले एंड देन वो प्रोडक्शन करे, तो ये चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। अगर हम देखें तो हमारा जो फिशरी सेक्टर है वो किससे आया, ब्लू रेवोल्यूशन से। और ग्रोथ की बात करें या इन जीडीपी इंक्रीज करने की बात करें या डेवलपमेंट या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि इस चीज़ में क्या है, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया, राइट। यहाँ पे देखें लिवलीहुड फिशरमैन, उनकी रहन सहन, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज, राइट, ये हो गया है, और वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को कम। अब एनवायरनमेंट को कैसे, ये नहीं हो कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमने फिश को क्या किया, पकड़ लिया, प्रोडक्शन कर लिया, उसको स्टोर कर लिया और वो बिका ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्किल आपको पता होना चाहिए कितना है, और इतना भी कैप्चर मत कर लो कि क्या हो, उसकी पॉपुलेशन ही कम हो जाए, राइट। तो ये सब चीजें हैं। प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अब देखते हैं इनिशिएटिव रिलेटेड टू फिशरी सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं आपको बजट में देखूं तो बजट, इस साल का जो बजट है उससे स्क्रीनशॉट लिया गया है। गवर्नमेंट विल लॉन्च सब स्कीम अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना, और आउटले क्या होता है, एक्सपेंडिचर करना ऑफ ₹6,000 करोड़ टू द फर्दर अनेबल। तो ये चीज क्या है, अभी हमने पढ़ा क्रेडिट फैसिलिटी दिया है, तो ये आप वहां पे लिख सकते हैं। और यहाँ पुश फॉर फिशरी सेक्टर मीन्स ब्लू रेवोल्यूशन के तहत। ओके स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है बजट से, और बजट से हमने लेना है। नेक्स्ट और भी देखते हैं क्या क्या किया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है ऑफ फिश प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डर। कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट, आप 1 घंटे में कितना आप क्या लर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि वो 1 घंटे में पहले 10 फिशरीज को ले रहे थे, अब 100, मतलब कि क्या हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, राइट। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक्वाकल्चर एग्जाम्पल बहुत है, तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया जिसमें प्रोग्राम्स पॉलिसीज देखा जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या है, पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये कब आया है? 2020, जो कि आपने देखा क्रेडिट दिया है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, किसमें? फिशरी सेक्टर में, राइट। और देखते हैं और क्या है, नेक्स्ट है मरीन कैज कल्चर। कैज कल्चर क्या है स्टूडेंट? ये आप देख रहे हैं पिक्चर कि क्या हो गया है, फिशरीज को आर्टिफिशियल क्या करेंगे, कैच करेंगे और उसको डेवलप करेंगे वहाँ पे। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ के मरीन कैज कल्चर कोस्टल स्टेट लाइक केरला, आंध्र प्रदेश लिव टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द क्या फिश फार्मर, राइट। तो ये है यहाँ पे ओपन वाटर में क्या किया, यूटिलाइज अनयूज कोस्टल स्पेस को। यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये मरीन कैच कल्चर है, राइट। नेक्स्ट देखिए और क्या है, अब देखेंगे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये आया FIDF, ओके। तो इसमें क्या आया है, एंटरप्रेन्योर्स अनकरेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फिश फार्मर्स इन क्रिएशन ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 मिलियन टन ऑफ फिश प्रोडक्शन बाय 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज क्रिएटेड विथ एस्टिमेट, यहाँ पे करोड़। अब आप क्या लिखे, बजट का ही लिखे कि कितना बजट दिया गया, राइट। तो ये है, क्योंकि ये बजट से आप लेते हैं डाटा, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी आप बजट से उठाए वहाँ पे, या फिर आप क्या करें RBI की वेबसाइट पे, वो अलग अलग वहाँ पे आपको अलग रेट्स मिलेंगे। तो बजट वाला डाटा लिखे, वो ऑथेंटिक, और लिख लें वहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल ईयर का बजट से डाटा आपने लिया है, ये भी मेंशन करना बहुत स्टूडेंट है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ता है फिशरी सेक्टर को। तो चैलेंजेस देखें तो इलीगल अनरेगुलेटेड फिशरीज होती हैं, मतलब यहाँ की बात करूँ तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा एक दिन में ही क्या फिशरीज को पकड़ लिया जाता है, ना स्टोरेज फैसिलिटी होती हैं, क्या होता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, इन सब एक चैलेंजेस है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, बहुत जगह है, राइट। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या है, ये है कि मतलब कि इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया जाता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो फिशरीज हैं वो मर जाती हैं, उसमें भी होता है, राइट। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, सोशल इकोनॉमिक इशू, मतलब कि अगर फिश की बात करें, फिश जो फिशरमैन है वो फिश कैप्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनको जितना इनकम मिलना चाहिए नहीं मिलता है। और सोशली इतना माइंडसेट आप देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है, मीन्स दैट कि यहाँ पे मेल ज़्यादा हैं, फीमेल को यहाँ पे नहीं इतना नहीं दिया, तो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं यहाँ पे। देन मार्केट एक्सेस, ये बिग प्रॉब्लम है। और वैल्यू चेन इनएफिशिएंट, मतलब कि अगर प्रोडक्शन, अगर फिश पकड़े गए तो उसको कैसे मार्केट में भेजना है, अगर नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसको स्टोरेज करना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये थी ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में, राइट। तो होप आपको समझ आया होगा, बहुत सारे डाटा थे, बहुत सारा फैक्ट्स था, सब लिखना है, चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, राइट। ये बहुत अच्छा था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सैटरडे को फिर नए टॉपिक से साथ इकोनॉमी का मिलेंगे। तो चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे, ताकि सैटरडे को जब मैं आऊंगी नए टॉपिक्स तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, तैयारी करते रहे, ऑल द बेस्ट, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, थैंक यू।